बहू और बेटी का खुद की गोद भराई में पहनावा। शादी संपन्न हुई। अब दोनों जोड़े बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। अंजू और लक्षिता जो रिश्ते में एक दूसरे की नंद भाभी थी, दोनों की एक ही मंडप पर शादी होती है और अब दोनों पैर छूती हैं कौशल्या के। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। समधन जी, मैंने अपनी बच्ची को नाजों से पाला है, इसका ख्याल रखिएगा। समधन जी, मैं बहू नहीं बल्कि बेटी ले जा रही हूँ, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए। समधन जी, आप फिक्र मत करिए, आपकी एक बेटी जा रही है तो मेरी बेटी आपके घर आ रही है। ये आपका बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर ख्याल रखेगी। समधन जी, आज के समय में बहू बहू और बेटी बेटी होती है, कभी कोई बहू बेटी नहीं बन सकती। कौशल्या की यह बात नंदिनी को अजीब लगती है कि तभी शादी में मौजूद कुछ औरतें बातें बनाती हैं। वैसे लक्षिता बहू, तुमसे काफी देर से एक बात पूछनी थी। तुम्हारा ये शादी का लहंगा बड़ा ही प्यारा है। 3 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, कहाँ से लिया था तुमने ये लहंगा? मैं भी वहीं से लूंगी। ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से बनाया है, मैं एक डिजाइनर हूँ। कौशल्या बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी टैलेंटेड है, अपना शादी का लहंगा खुद ही बना लिया। ऐसे में कौन सी बड़ी बात है, अब दर्जियों का काम ही क्या होता है। लेकिन कुछ भी बोलो, मेरी बेटी के लहंगे के आगे मेरी बहू का लहंगा फीका ही लग रहा है। पूरे 60,000 का लहंगा है मेरी बेटी का। तुम्हें भले ही अपनी बेटी का लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमें तो तुम्हारी बहू का बनाया हुआ लहंगा ही पसंद आ रहा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? पूरी पारंपरिक दुल्हन लग रही है बहू, और एक तुम्हारी बेटी का लहंगा बिना बाजू का, ब्लाउज भी इतना छोटा और चुन्नी नाम की है। औरतों की बातें सुन कौशल्या का मुंह बन जाता है। बेटी की विदाई के बाद अब कौशल्या अपनी नई नवेली बहू को लेकर घर आती है और उसका गृह प्रवेश करती है, उसकी आरती उतारती है और फिर लक्षिता कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। लक्षिता बहू, घर की मान मर्यादा, इज्जत, जिम्मेदारी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुमसे कोई भी गलती न होने पाए। मैं आपकी तरह इस घर को संभाल लूंगी। गृह प्रवेश पर अपनी सास के मुंह से इतनी भारी भरकम शब्द सुनकर लक्षिता थोड़ा मन ही मन परेशान होती है और अब अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन लक्षिता कमरे में अपने हाथों से सिला हुआ सूट पहनकर तैयार होती है। क्या बात है, मेरी बीवी तो आज काफी सुंदर लग रही है सूट में। पता है, इसे मैंने खुद बनाया है, अच्छा है ना? सूट पहनकर लक्षिता जैसे ही बाहर जाकर अपनी सास के सामने आती है तो अखबार पढ़ रही कौशल्या कहती है, तुझे कल ही मैंने कहा था कि अब इस घर की मान मर्यादा तेरे हाथों में है और तू आज ये सूट पहनकर आ गई। माँ जी, मान मर्यादा का सूट से क्या लेना देना? और मैंने सूट ही तो पहना है, कोई जीन्स टॉप थोड़ी ना पहने हैं। जुबान तो कैसे कैंची जैसी चलती है तेरी। अरे मुझे देख, 25 साल हो गए शादी को, पर लेकिन आज तक एक बार भी सूट नहीं पहना। जा साड़ी पहन। कौशल्या के कहने पर लक्षिता अब साड़ी पहनकर आ जाती है, जिसे देख इन आजकल की लड़कियों को तो साड़ी पहनने का भी ढंग नहीं है। पूरी कमर दिख रही है और सर पर पल्लू कौन रखेगा? लक्षिता जल्दी से सिर पर पल्लू रखती है और साड़ी से अपनी कमर को ढकने लगती है कि तभी कौशल्या की बेटी अंजू अपने पग फेरे के लिए आती है। अंजू ने स्टाइलिश ब्लाउज वाली सुंदर साड़ी पहनी थी। ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की रौनक वापस आ गई है। दामाद जी चले गए क्या? और बहू, अब तो क्या खड़े खड़े देख रही है? जा पानी ले आ। हाँ, वो उनको कुछ काम था। नंद बैठती है और लक्षिता पानी लाती है। अपनी नंद को पानी देते हुए लक्षिता उसके कपड़ों को ही देख रही होती है। वैसे आपकी सास ने आपको इन कपड़ों के लिए कुछ बोला नहीं? मेरा मतलब आपके सर पर पल्लू नहीं रखा है ना? वो क्या है ना भाभी, मेरी सास जानती है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे कपड़े पहनने अलाउड कर रखे हैं। ये कहना क्या चाहती है कि इसका कैरेक्टर अच्छा है और मेरा कैरेक्टर खराब है, तभी माँ जी मुझे सर पर पल्लू रखने के लिए कह रही है। लक्षिता सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते ही अब लक्षिता पग फेरे की रस्म के लिए जाती है। ये क्या बेटा, तुम तो इतने सारे सूट बनाकर ले गई थी, तो ये साड़ी क्यों? और दामाद जी चले गए? हाँ, वो उन्हें काम था और माँ जी ने कहा है ना, इसीलिए उनके घर में तो उनके हिसाब से ही चलना होगा। यूं ही समय गुजरता है और आज कौशल्या अपनी बेटी और दामाद को खाने पर बुलाती है। सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अंजू ने आज भी वेस्टर्न कपड़े पहने थे, तो वहीं लक्षिता सिर पर पल्लू रखकर बैठी होती है, जिससे उसे काफी गर्मी लगती है और खाना खाते हुए अपना पल्लू थोड़ी देर के लिए हटा देती है। ये देख लक्षिता बहू, सामने नंदोई बैठा है और तूने अपना पल्लू सर से हटा दिया। माँ जी, बार बार आप मुझे ही क्यों बोलती हैं? अंजू को तो देखिए, सर पर पल्लू तो दूर, उसके गले में तो चुन्नी भी नहीं है। आप उसे कुछ क्यों नहीं कहती? वो भी शादीशुदा है।
वो घर की बेटी है और तू घर की बहू, और बहू और बेटी में फर्क होता है, समझी? हाँ भाभी, हर चीज में मेरी बराबरी क्यों करना चाहती हैं आप? अपनी सास की बात लक्षिता को काफी बुरी लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और लक्षिता को पता चलता है कि वो पेट से है। मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना ज्यादा खुश हूं। माँ तो ये खबर सुनकर झूम उठेगी। विकी लक्षिता जैसे ये खबर लेकर कमरे में बैठी कौशल्या के पास जाते हैं। विक्की मुबारक हो, तेरी बहन की सास का कॉल आया था, हमारी अंजू पेट से है। इसका मतलब मैं पापा के साथ मामा भी बनने वाला हूँ। माँ, लक्षिता भी पेट से है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। कौशल्या अपनी बहू और बेटी के नाम से मिठाई और कुछ जरूरी सामान गरीबों में बंटवाती है और ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। दोनों नंद भाभी का छठा महीना खत्म होने को आ गया था, जिसे देख कुछ वक्त में तुम्हारी गोद भराई की रस्म होने वाली है। तुम्हें तो शॉपिंग करनी होगी ना, हम शाम में चलते हैं शॉपिंग के लिए। नहीं जी, मैंने सोचा है कि गोद भराई की रस्म के लिए कपड़े मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मैंने कुछ डिजाइन देख रखे हैं, उसी से मिलता जुलता कुछ बना लूंगी। माँ जी, ये देखिए, मैंने अपनी गोद भराई की रस्म के लिए कितनी प्यारी ऑनलाइन ड्रेस मंगवाई है। अच्छी है ना? बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तू अपनी गोद भराई की रस्म में पहनेगी? पेट से लेकर हाथ पीठ सब दिख रही है इसमें। माँ जी, यही आजकल का लेटेस्ट फैशन है और मैं तो यही पहनूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी रस्म। हीरोइन भी इस तरह के कपड़े पहनकर फोटोशूट करवाती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? अंजू गोद भराई की रस्म के लिए ड्रेस ऑर्डर कर लेती है, तो वहीं लक्षिता अपने पति से कुछ पैसे लेकर अपनी सास के साथ बाजार में ड्रेस बनाने के लिए सामान लेने जाती है। तभी रास्ते में कौशल्या को मनोरमा और अपनी बेटी मिल जाती है। बहन जी, तो क्या सोचा है गोद भराई की रस्म का? तो मैं तो सोच रही थी कि अगर एक ही साथ दोनों की गोद भराई कर दे तो। मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आप एक साथ अपनी बहू बेटी की गोद भराई का फंक्शन भी देख लेंगी। भाभी, क्या पहन रही हैं आप? फिर अपनी गोद भराई की रस्म में मैंने तो काफी महंगी ड्रेस ऑर्डर करी है। मेरे ख्याल से इस बार भी आप कुछ घिसा पिटाई पहनोगी। तुम खुद देखती रहना कि मैं क्या पहनूंगी। समय गुजरता है और लक्षिता अपने हाथों से अपनी गोद भराई की ड्रेस तैयार करती है और आज दोनों ही नंद भाभी की गोद भराई की रस्म होती है। लक्षिता अपनी बनाई हुई गोद भराई की ड्रेस पहनकर जब हॉल में आती है। लक्षिता बहू, अगर हम गलत नहीं है तो ये गोद भराई की रस्म की ड्रेस भी तुमने अपने हाथों से बनाई है ना? कितनी प्यारी ड्रेस लग रही। गोद भराई की रस्म में तो आजकल लड़कियां अपना पूरा पेट दिखाती हैं, लेकिन तुमने अपने पेट को पूरा अच्छे से ढक रखा है ताकि किसी की नजर ना लगे। तुम्हारी ड्रेस तो बड़े बड़े डिजाइनर के कपड़ों को भी फेल करती है। आप सब तो बस मेरी बहू की ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अभी देखिए, जब मेरी बेटी आएगी तो सब कैसे उसकी तारीफ करते हैं। तभी कौशल्या की बेटी अंजू अपना पूरा पेट दिखाते हुए आधे ढके पैरों और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न ड्रेस के साथ हॉल में एंट्री लेती है, जिसे देख कौशल्या बहन, लगता है तुम्हारी बेटी को भूलने की बीमारी है। उसे ये नहीं पता कि आज उसकी गोद भराई की रस्म है, ना कि कोई कैट वॉक शो। अंजू, ये कैसे कपड़े पहने? पेट, गला, हाथ पैर सब दिख रहा है। तेरी सास ने कुछ कहा नहीं क्या? हूँ तो मैं आपकी बेटी जैसे। आप भाभी को चलने नहीं देती, वैसे मैं अपनी सास की चलने नहीं देती। तो क्या हुआ? आजकल तो सारी हीरोइन ऐसे ही कपड़े पहनती है, आप भी ना। थोड़ी देर में गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। सभी औरतें दोनों बैठी नंद और भाभी को शगुन की चीज देते हुए आशीर्वाद दे रही होती हैं, तो वहीं अंजू का रस्म में ध्यान ही नहीं होता है। फोटोग्राफर, ये आप कैसी फोटो क्लिक कर रहे हैं? साइड से तो लीजिए, सारी फोटो फ्रंट से। मेरी ड्रेस अच्छे से दिखनी चाहिए। अपनी गोद भराई की रस्म में अंजू की ऐसी हरकत देख कई सारी औरतें अब जाने लगती हैं। क्या हुआ, आप सब इस तरह जा क्यों रही हैं? अभी तो खाना तक नहीं खुला है। आपकी बेटी की हरकतें देख कल को हमारी बेटी बहू ऐसा ना करे, इसलिए जा रहे हैं हम। अपनी बेटी की गोद भराई के पहनावे की वजह से अपनी इतनी बेइज्जती होता देख कौशल्या को काफी गुस्सा आता है। आज तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। आस पड़ोस में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। कितनी तारीफ करती थी मैं, और तूने मेरी नाक ही कटवा दी। समधन जी, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है ना, इसमें इसकी नहीं बल्कि आपकी ही गलती है। आपने कभी उसे उसके पहनावे के लिए रोका टोका नहीं। जितनी रोक टोक आपने अपनी बहू के लिए की है ना, अगर उतनी ही बेटी के लिए करती तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ कि आपकी बहू कितनी सीधी साधी है। ये तो सिर्फ सीख और परवरिश का नतीजा है। मनोरमा की बातें सुनकर कौशल्या को कहीं न कहीं बुरा लगता है। गोद भराई की रस्म पूरे होते ही सब अपने अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर लक्षिता जब अपनी सास कौशल्या के लिए चाय लाती है तो बहू, अब तुम्हारे पूरे दिन चल रहे हैं तो ये पल्लू रखना बंद कर दो, और तो अगर तुम्हें सूट पहनना है तो वो भी पहन लिया करो। ऐसे में हल्के कपड़े ही ठीक रहते हैं। ठीक है माँ जी।
लक्षिता को यह समझने में देर नहीं लगती कि कल उसकी नंद की सास की कही हुई बातों का असर उसकी सास पर होना शुरू हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वजह से माँ की इतनी बेइज्जती होता देख अंजू को भी अच्छा नहीं लगता और अब वो भी अपने पहनावे में सुधार करती हैं। अमीर और गरीब बेटी की सास। सपना अपने कमरे में बैठकर अपनी अंगूठी देख रही होती है। तभी वहां हाथों में दूध लिए आशा आती है और अपनी बहू के हाथ की अंगूठी देख उसे दूध देते हुए बोलती है, अरे ये तो वही अंगूठी है जो मैं लेना चाहती थी, पर जब मैं गई लेने तब मुझे अंगूठी नहीं मिली। ये अंगूठी बहुत अच्छी है, इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है। अच्छा हुआ जो ये तुम्हें मिल गई। लगता है माँ जी को ये अंगूठी काफी पसंद है। अगर ऐसा है माँ जी तो ये अंगूठी आप रख लीजिए। अरे नहीं बहू, भला मैं तुम्हारी अंगूठी कैसे ले सकती हूँ, तू बहू है मेरी। माँ जी मैं भी आपकी बहू नहीं बेटी जैसी हूँ और एक बेटी आपको ये अंगूठी दे रही है। इतना बोल सपना अपनी उंगली से जबरदस्ती उस अंगूठी को निकालकर आशा को दे देती है। अंगूठी लेकर आशा मन ही मन खुश हो रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है और दोनों सास बहू खिड़की से अपनी पड़ोसन का घर देखती हैं। देख रही है बहू, वो औरत है ना जो वो अपने ही घर में साफ सफाई खाना बनाने का काम करती। बेचारी के पास पैसे नहीं थे तो गरीब घर में ही अपनी बेटी की शादी करवा दी। शांति और उसके परिवार के बारे में बात कर आशा वहां से चली जाती है। तो वहीं शांति की बेटी जब अपने मिडिल क्लास ससुराल में पहुंचती है तो उसका देवर अपनी भाभी को बेड दिखाते हुए कहता है, देख रही हो भाभी, हमारे घर में एक भी बेड नहीं था, पर भैया की शादी में मैंने माँ से कहकर आपके लिए बेड मंगवाया है ताकि मेरी प्यारी भाभी आराम से सो सकें। अपनी मिडिल क्लास ससुराल में आकर कोमल काफी खुश होती है। अब अगली सुबह शांति जब आशा के घर काम करने जाती है तो वो आशा से कहती है, मालकिन आज मेरी बेटी पगफेरे की रस्म के लिए आने वाली है तो आज मुझे जल्दी जाना है। कौन सा तूने अपनी बेटी की शादी दूर करी है, पड़ोस में ही तो करी है। और मेरी बहू को भी आज पगफेरे की रस्म के लिए जाना है। जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी और अगर जल्दी चली गई तो 2 दिन के पैसे काटूंगी। कोई बात नहीं मालकिन, आप मेरे 2 दिन के पैसे काट लेना, पर मेरा आज घर जल्दी जाना जरूरी है। शांति आशा की एक नहीं सुनती और अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से चली जाती है। अब आशा अपनी बहू के कमरे में जाती है जहां सपना ने बेड पर 4-5 तरह की साड़ियां रखी होती हैं। बहू तेरी सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। अब तो मेरी बेटी की शादी हो गई, वरना पहले वही मुझे शॉपिंग करवाती थी। अब मुझे बुढ़िया को क्या पता कि मुझ पर कौन से डिजाइन की साड़ी अच्छी लगेगी। माँ जी वैसे मैं ये साड़ी पहनकर पगफेरे की रस्म के लिए जाने वाली थी, पर आपको ये साड़ी पसंद है तो ये साड़ी आप ही रख लो, मैं कोई दूसरी साड़ी पहन लूंगी। नहीं बहू, मैं ये साड़ी लेकर क्या करूंगी, मुझे तो इसका ब्लाउज भी नहीं आएगा। माँ जी आप ये साड़ी आराम से ले लो, मैं आपके लिए दूसरा ब्लाउज बनवा दूंगी। जहां लालची आशा अपनी बहू से उसकी फेवरेट साड़ी ले लेती है तो वहीं सुमित्रा जब अपनी बहू को सिंपल कपड़े पहनकर अपने मायके जाता देखती है तो उसे रोकते हुए उससे कहती है, बहू शादी के तुरंत बाद तुम अपने मायके जा रही हो, एक दिन के लिए मैं तुम्हें ये साड़ी पहनकर नहीं जाने दूंगी। माँ हम लेट हो रहे हैं। चुप कर तू, 1 घंटे लेट चले जाना बहू तू। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी बाहर से तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी लेकर आती हूँ। सुमित्रा बाहर जाकर जल्दी से एक महंगी साड़ी लेकर आती है। तुम ये पहन कर जाओ, शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हो, अच्छे से जाना ताकि वहाँ के लोग भी देख तुम्हारी तारीफ करें। कोमल अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनकर अपने मायके आती तो वहीं सपना दूसरी साड़ी पहनकर अपने मायके आती है। सपना तू तो पगफेरे के लिए दूसरी साड़ी खरीदी थी, फिर तू ये कौन सी साड़ी पहनकर आ गई है? माँ शादी की थकान और इन रस्मों से परेशान हो गई हूँ मैं, शायद इस परेशानी में मैंने ये साड़ी डाल दी। सपना के जाते ही आशा अपनी बेटी से फोन पर बात करती है और खुशी अपनी माँ से कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया माँ, उससे उसकी अंगूठी और उसकी फेवरेट साड़ी लेकर। अगर तुमने अभी से ही भाभी को कंट्रोल नहीं किया ना तो वो भैया को लेकर बहुत जल्द अलग रहने लग जाएंगी। जहां आशा फोन पर खुशी से बात कर रही होती है तो वहीं शांति अपनी बेटी को देख काफी खुश होती है। तेरी सास कितनी अच्छी है, वरना कहाँ कोई सास अपनी बहू को रोक कर बाहर से उसके लिए नए कपड़े लाती है। हाँ मेरी सास बहुत अच्छी है। वैसे आज आप घर जल्दी कैसे आ गई? अगर आशा मालकिन ने आपके पैसे काट लिए तो? शादी के बाद पहले दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही है और इसमें मैं पैसे की चिंता करूं? तू तो जानती है वो औरत कितनी लालची है। तू ये सब छोड़ और बता तू क्या खाएगी? अब शांति कोमल के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है तो वहीं सपना की माँ अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाती है। एक दिन दोनों बहुएं अपने अपने घर रुककर फिर से अपने ससुराल आने की तैयारी करती हैं। दामाद जी ये आपके लिए कोट पैंट और कुछ पैसे। माँ मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ?
हाँ माँ, इन सब की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, शादी के बाद मायके से ससुराल जा रहे हो, लोग देखेंगे कि मायके वालों ने क्या दिया। मैं खाली हाथ तो अपनी बेटी दामाद को नहीं भेज सकती। काफी बोलने पर सपना और अमित अपनी माँ का तोहफा लेकर अपने घर आते हैं और घर आते ही आशा की नजर लिफाफे पर पड़ती है और एक बार फिर वो अपने बेटे और बहू से कहती है, मैंने आज का टाइम दिया था, नौकर और शादी में काम करने वाले मजदूरों को सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि अभी पैसा चाहिए मुझे। बुढ़िया के हाथ में तो 1 रुपए नहीं, अब क्या करूं मैं। अगर माँ जी अभी ही देना है तो आप ये पैसे दे दीजिए, अमित जी मुझे बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी अमित जी पैसे दें या मैं दूं, बात तो एक ही है। कितनी समझदार बहू मिली है मुझे, जीती रह बहू। आशा सपना के घर में कदम रखते ही उससे उसके मायके के पैसे ले लेती है। तो वहीं जब हाथों में कुछ पैसे और तोहफे लेकर कोमल अपने ससुराल आती है तो ये देख तुरंत सुमित्रा शांति को फोन करती है। बहन, आपने पैसे और गिफ्ट क्यों भेजा? आपने हमें अपनी बेटी दे दी, हमारे लिए वही काफी है। मैं अभी अपने छोटे बेटे के हाथ से ये सामान वापस भिजवा रही हूँ। अरे बहन, मैं अपने बेटी दामाद को खाली हाथ नहीं भेज सकती थी ना, बस इसीलिए। पर आपसे मैं वादा करती हूँ, अगली बार बिना आपसे पूछे कुछ नहीं दूंगी। बस आखिरी बार जो दिया है वो रख लीजिए। शांति के काफी बोलने पर सुमित्रा उसकी बात मान लेती है। तो वहीं आशा कमरे में जाकर अपनी बेटी को फोन करती है। अरे तुझे पता है तेरी भाभी कितनी चालाक है, मायके से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई और उसकी माँ ने भी सिर्फ अपनी बेटी दामाद को दिया। पर मैं भी कुछ कम थोड़ी ना थी, मैंने तेरी भाभी से उसके सारे पैसे ले लिए। मेरी लालची माँ का जवाब नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। 1-2 दिन में बस मैं भी आने ही वाली हूँ। जहां आशा और खुशी मिलकर सपना से उसकी सारी चीज ले रहे होते हैं तो वहीं कोमल का देवर दिवाकर अपनी भाभी की पसंद का खाना लेकर आता है। भाभी, गुलाब जामुन खाओ, भैया बता रहे थे तुम्हें खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कैसे ना रखे बहू, भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी दी है। कोमल अपनी सास का प्यार देखकर काफी खुश होती है। बहुत जल्द खुशी भी अपने मायके आती है, जहां सपना अपनी आंखों से देखती है कि कैसे आशा सपना का सारा सामान खुशी को दे रही है। ये देख खुशी, 500 की साड़ी, ये सोने की अंगूठी, पैसों का लिफाफा सब तेरी भाभी से लिया है मैंने उसे बेवकूफ बनाकर। सब कुछ कितना अच्छा और सुंदर है माँ। मेरी सास के तो 2 चेहरे हैं। मेरे सामने कितनी भोली मासूम बन रही है और मुझसे मेरा सारा सामान लेकर मेरी नंद को दे रही है। इस बुढ़िया को तो अब मैं बताऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी सास को आजमाने के लिए सपना आशा से कहती है, माँ जी, शाम को मुझे अमित जी के साथ बाहर पार्टी में जाना है, तो मैंने आपको अपनी जो सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, साड़ी दी थी ना, वो आप मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए। वो बहू, साड़ी तो मुझे याद नहीं आ रही मैंने कहाँ रखी, और सोने चांदी की चीज घर में ऐसे ही नहीं रखती है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैंने लॉकर में रखवाई है, ये तिजोरी में खुद रखी है। तेरे पास जो है तो वही पहन के चली जा, मैं तुझे 1-2 दिन में ढूंढ कर दे दूंगी। मेरा सारा सामान अपनी बेटी को देकर मेरे सामने कैसी भोली बन रही है। अपनी सास से सपना कुछ नहीं कहती। तो वहीं सुमित्रा अपनी बहू के लिए मेकअप का सामान लाती है और उसे बिठाकर अपने हाथों से उसका मेकअप करती है। ऐसे ही कहीं पर भी बनकर चली जाती है। अब देख कितनी अच्छी लग रही है, अब जाओ तुम दोनों घूमने। देखा कोमल, तुमसे अच्छा मेकअप करना मेरी माँ जानती है, भले ही खुद न करती हो। कुछ दिन में सूरज और कोमल बाहर घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सपना रसोई में खाना बना रही होती है तो आशा उसके पास आकर कहती है, बहू आज फिर साधारण खाना बना रही है। जब मेरी बेटी थी तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती थी, पर अब तो डॉक्टर ने तेल मसाले खाने से मना कर दिया। आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। माँ जी, जब डॉक्टर ने मना कर रखा है तो क्यों अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है? भूल जाइए तेल मसाले वाली चीज। जहां सपना अपनी सास को उसकी पसंद का खाना बनाने से मना कर देती है तो वहीं सुमित्रा अपनी बहू को हटाकर उसकी पसंद का खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, कल हमें शादी में जाना है। सपना बता रही थी आपने उसके सारे जेवर लॉकर में रखवा दिए हैं। आज का टाइम है आपके पास, आप सारे गहने निकलवा कर ले आओ। पर अमित, आज तो शनिवार है, बैंक बंद होगा। माँ जी, मैं नई नवेली बहू हूँ, सिंपल बनकर तो नहीं जा सकती। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने गहने दे दीजिए। सपना अपनी सास के गहने ले लेती है और एक हफ्ता बीत जाता है। बहू, तूने जो मेरे गहने लिए थे वो कब तक देगी? माँ जी, मैं भी आप ही की बहू हूँ। अगर आप मेरी सामान को इतना संभाल कर रख रही हैं तो मैं कैसे आपके सामान की देखभाल ना करूँ? मैंने भी आपके गहने लॉकर में रखवा दिए हैं। मैंने सोचा था सिर्फ मैं ही चालाक हूँ, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली।